हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर 2 संस्कृत का। मैंने पहला चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। इसमें पांचवा श्लोक को मैंने गाया, मंगलम पाठ पहला था जिसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए, गा के पढ़ाए थे, अर्थ बताए थे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे और साथ ही साथ उसका सब्जेक्टिव भी करवाए थे, बहुत बढ़िया से करवाए थे। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, आपको एक पार्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये दूसरा पार्ट मैं शुरू कर रहा हूँ आज, पाटलिपुत्र वैभवम। बस इस पार्ट को एक बार खाली देख लीजिए वीडियो में रुक करके। आप एक बार पढ़ने के बाद इसका एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे इसी वीडियो में और इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे इसी वीडियो में। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से आने वाला ना तो आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना तो आपको सब्जेक्टिव छूटेगा। इसका फुल गारंटी देते हैं हम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आइए हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र किसको कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र कहा गया है पटना को। क्यों कहा गया ये हम चैप्टर के अंदर बताएंगे। पाटलिपुत्र क्यों कहा गया? पहले इसको पाटलीग्राम नाम था, फिर पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पटना, ये सब नाम कैसे आया है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव के मतलब होता है महिमा, वैभव के मतलब होता है महानता, वैभव के मतलब होता है गौरव। तो हम पढ़ने वाले हैं पटना के गौरव के बारे में, पटना के महानता के बारे में, है ना। पटना कितना महान था और कितना महान अभी है, तो हम पटना के बारे में विशेष जानकारी आज ग्रहण करेंगे। ये संस्कृत का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, संस्कृत का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर बहुत अच्छा से मैं समझाया था, जाके उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र का महिमा, है ना। वैभव का मतलब क्या होता है? महिमा। देखिए पहले इस पाठ का परिचय में क्या लिखल है। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत विधारयत, है ना। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत विधारयत। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनिज फायान हुएंसांग इतसिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्र अस्य वर्णनम स्वा स्वा संस्मरणेषु निरूपयति। तो इस तरह से पाठ को आइए देखते हैं। बिहार राज्य अस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो विभक्ति लगा रहेगा ना उसको ध्यान दीजिएगा, आराम से अर्थ निकल जाएगा। तो ये अस्य जो है, अभी बालक साहब लोग याद कर लीजिएगा, तो उसमें देखिए अस्य की जगह बालक अस्य, तो जैसे ही अस्य आएगा ना तो समझना इस षष्ठी विभक्ति, बालक अस्य होता है तो षष्ठी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है बुआ? का, के, की। ये याद रखिएगा, ये आपको पीछे कभी नहीं छोड़ने वाला है। जितना पाठ पढ़िएगा ये हमेशा आएगा अस्य के जगह पर क्या जुटेगा? का, के, की। और जैसे ही ऊपर पाए देखिएगा सातवीं व्यक्ति में, सातवीं व्यक्ति में ऊपर अगर पाए रहे इस तरह से कि बाल के लिखा रहे, बाल के, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे में निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगा? में। तो ये दो चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक ना, ये दोनों का प्रयोग बहुत ज्यादा है। देखिए बिहार राज्य अस्य माने बिहार राज्य के राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, सर्वेषु कालेषु। देखिए सतवीं व्यक्ति में है बहुवचन में, ऐसे अगर रहेगा तो इसको भी में ही समझना है। तो सर्वेषु कालेषु मतलब सभी कालों में, सभी में, कालों में नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सभी कालों में, दोनों जगह में नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे में। तो सभी कालों में महत्व विधारयत, महत्व को धारण किया है। यानी क्या? बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है उस सभी कालों में महत्व विधारयत माने महत्व को धारण किया है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि बिहार का ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है। तो आपको बोलना है वो कौन सा नगर है, तो पटना है, पाटलिपुत्र
पुत्र है। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्, माने बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वधारयत् माने महत्व को धारण किया है। आस्य इतिहासा, आस्य माने इसका, इतिहासा माने इतिहास, इसका इतिहास माने किसका इतिहास, तो इसका इतिहास माने पाटलिपुत्र का इतिहास। आस्य इतिहासा इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता। सार्ध, अर्ध माने होता है आधा, सहस्त्र माने होता है हजार, द्वि माने होता है दो, वर्ष मतलब वर्ष, और परिमिता मतलब होता है पुराना। तो 2000 और आधा हजार तो कितना हुआ, 2500। कितना हुआ, 2500 यानी कि 2500 वर्ष। कितना वर्ष, 2500 वर्ष। यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। कहता से इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता, माने इसका इतिहास, अर्ध माने यहाँ पे आधा, और सहस्त्र माने हजार, और द्वि माने दो, यानी कि इसका इतिहास 2500 वर्ष, परिमिता मतलब पुराना, और वर्तते के मतलब है, यानी इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र, अत्र माने क्या होता है, यहाँ। अत्र माने यहाँ, यहाँ के धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र। पटना में कुछ ऐसे जगह हैं जिसको धार्मिक क्षेत्र, जैसे में कुछ पटन देवी मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, महावीर मंदिर हो गया, ये सब कैसा स्थान पटना में है, तो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक स्थान है। तो कहता है ना कि यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, और पटना में कुछ राजनीतिक क्षेत्र भी है। बता सकते हैं कौन कौन है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आ जाइए, जैसे उच्च न्यायालय ही हो गया, सचिवालय हो गया, ये सब क्या है, राजनीतिक क्षेत्र है। तो पटना में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। इसमें पहला कौन था, धार्मिक क्षेत्र। कौन था, धार्मिक क्षेत्र। और फिर राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में समझ गए, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया। उद्योग क्षेत्रम चा, चा के मतलब और होता है, चा के मतलब और, तो और कहाँ जुड़ता है, हमेशा दो शब्द के बीच में, जैसे राम और श्याम, तो उसे क्या हो जाएगा, तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। पटना में कुछ उद्योग क्षेत्र भी हैं, छोटा छोटा कल कारखाना भी लगल है, जिसमें लोग जा करके काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम, मतलब विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। सवाल आता है, पटना में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं, तब पटना में 3 ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। वैदेशिका यात्रीना मतलब विदेशी यात्री, पटना में विदेशी यात्री भी आए थे। वैदेशिका यात्रीना विदेशी यात्री मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग प्राभृतिया। हाँ, कौन कौन, तो मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग, ये सब आया। कौन कौन आया देख लीजिए, मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग। प्रभृतिया के मतलब इत्यादि होता है। प्रभृतिया के मतलब क्या होता है, तो प्रभृतिया के मतलब होता है इत्यादि। प्रभृतिया के मतलब क्या होता है, इत्यादि। प्रभृतिया के मतलब इत्यादि, यानी कौन कौन से, मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग इत्यादि। पाटलिपुत्र अस्य वर्णनम, पाटलिपुत्र का, यहाँ देखिए फिर से आ गया से, तो पाटलिपुत्र का वर्णनम मतलब वर्णन। तो सवाल है, ऐसा कौन कौन से विदेशी यात्री पटना में आया, ऐसा कौन कौन से विदेशी यात्री पटना में आया जो पटना का वर्णन करके अपना ग्रंथ में ले गया, तो कौन कौन था, मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग इत्यादि। ये 3-4 गो मेन रूप से था, मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग, है ना। देखिए कहता है, विदेश वैदेशिका यात्री ना विदेशी यात्री मेगा स्थनिज फहियान हुएनसांग इतसिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र ऐसे माने पाटलिपुत्र का वर्णन मतलब वर्णन, स्वा स्वा माने अपने अपने, स्वा स्वा के मतलब कौची, अपने अपने, स्वा स्वा के मतलब कौची, अपने अपने। तो कहता अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चा कुरु, चा कुर्चा मने और होता है, यानी कि अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में, कुरु मतलब करना, कुरु मतलब करना, यानी अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया, क्या किया, तो वर्णन किया था।
यानी मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग जब पटना में आया था तो इसका वर्णन करके अपना अपना ग्रंथ में ये लोग देश अपना अपना लेके चला गया था, ठीक है ना। ये सब कोई एक ही देश के नहीं था, कोई यूनान के था, कोई चीन के था, कोई जापान के था, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग ये सब आया और पटना का वर्णन करके अपने अपने ग्रंथों में ले गया था। ये देखिए हमारा पटना, ये देखिए हमारा पटना, और ये देखिए हमारा क्या है, उच्च न्यायालय। ये हो गया उच्च न्यायालय और ये हो गया पाटलिपुत्र। पटना देखिए कितना बड़ा अभी शहर बन चुका है, ये पटना। और ये देखिए हमारा उच्च न्यायालय है। तो सवाल पूछ लेते हैं, बताइए पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना बिहार का ऐसा कौन सा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है? तो वो कौन है? तो पटना ही है। और पटना का ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है? तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जो है विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। अच्छा, पटना में ऐसा कौन कौन से विदेशी यात्री आया था जो पटना का वर्णन करके अपने अपने ग्रंथ में ले गया था? तो मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग ये सब आया और पटना का वर्णन करके अपने अपने ग्रंथों में ले गया था। आगे आइए, इसमें कहता है पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभव से। पाठे अस्मिन माने इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते। कहता है इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान रूप से परिचय दिया गया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है, विस्तार से नहीं है, एक नॉर्मल परिचय है। पटना कोई छोटा मोटा शहर नहीं रहा, महानगर हो गया है, बिहार की राजधानी है, तो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए इसका एक ना छोटा सा परिचय है, सामान्य परिचय है, नॉर्मल परिचय है, विस्तार से जानकारी नहीं दिया गया है। बस मोटा मोटी जो कुछ है ना बात वही बताया गया है, मेन मेन बात इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर से हम अगर बोल देते हैं शुरू से कि बिहार का पटना एक ऐसा नगर है जो सभी कालों में महत्व को धारण किया है और यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। और इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ कुछ विदेशी यात्री आए थे जिसका जो इसका वर्णन करके अपने अपने ग्रंथों में ले गए थे। उन विदेशी यात्रियों में कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग ये सभी आए। और इस पाठ में क्या मिलेगा आपको? तो इस पाठ में ये पटना का वर्णन मिलेगा, पटना का परिचय मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये इसका परिचय अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं पाठ पर। अब पाठ का अर्थ देखेंगे, ये सिर्फ परिचय था। देखिए पाठ में कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रं गंगम बसद्य चित्रम महानगरम बभूवा। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल चेंज करिए तो आइए इसको हम मंत्र की तरह पढ़ के आपको दिखाते हैं। कैसे पंडित जी लोग कैसे पढ़ते हैं, आइए इसको पढ़ के दिखाते हैं आपको कैसे पढ़ते हैं पंडित जी लोग। दे कैसे बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमित वर्तते। अथ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। वैदेशिका यात्रिणां मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग प्रभृतयो पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। तो इसको अभी दिखा सकते हैं पंडित जी की तरह कैसे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। वैदेशिका यात्रिणां मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इतसिंग प्रभृतय पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। पाठयस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तते। तो इस तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। एक मिनट रुकिए।
आते हैं हम पाठ पर, अब आते हैं, अब इतना देख लिए, अब आइए हम पाठ पर आ जाते हैं। क्या कहता है? प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र अनुगंगम बसद्युचित्रम महानगरम बभूव। कहने का मतलब है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतमम नगरों में, प्राचीन भारत में जितना भी नगर था उसका बात करल जाए कि प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन में, भारतीयों में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे में निकलेगा, में नहीं, क्या निकलेगा? में। तो प्राचीन भारतीय नगरों में, नगरवेश अन्यतमम मतलब नगर, ऐसा नगर जो अन्य नगरों से बिल्कुल अलग हो, ऐसा नगर जो अन्य नगरों से बिल्कुल अलग हो। तो प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे, अनुगंगम के मतलब गंगा नदी के किनारे, पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी के किनारे, बसा द्युचित्रम महानगरम बहुबा, बसा हुआ महानगरम बहुबा माने महानगर हुआ। तो क्या कहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में जितना भी नगर था ओकरा में से गंगा नदी के किनारे बसल पटना ही है जो क्या हुआ? महानगर हुआ, है ना। प्राचीन भारतीय नगरों में जितना भी नगर था उसमें कौन सा नगर महत्वपूर्ण हुआ? तो वह नगर महत्वपूर्ण हुआ जो गंगा नदी के किनारे बसल था, उसका नाम है पाटलिपुत्र। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र, बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगरम बहुवा, महानगर हुआ। और कहता है तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटटनिम ताखये काव्ये कथयति। कहता है यहाँ पे तद विषय माने जिसके विषय में, अब यहाँ विषय माने किसके विषय की बात कर रहा है? तो जिसके विषय में मतलब किसके विषय में? तो जिसके विषय मतलब पाटलिपुत्र के विषय में। तो जिसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि मतलब दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम ताखये काव्ये कथयति, कुटनीम नामक काव्य में, काव्य में, काव्य में कथयति माने कहते हैं। तो पटना के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने क्या कहा था? पटना के बारे में दामोदर गुप्त कवि ने क्या कहा? पटना के बारे में दामोदर गुप्त कवि ने क्या कहा कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उसने ये कहा, मतलब क्या है बताएंगे इसको। तो पहले तो आपको याद करना है कि कुटनीम, कुटनीम नामक काव्य के लेखक कौन है? तो बोलना है दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। कुटनीम नामक काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। और सवाल आएगा कि दामोदर गुप्त इनमें से क्या हैं? कवि हैं, लेखक हैं, गायक हैं, क्या हैं? तो बोलना है कवि हैं, है ना। क्या हैं? काव्य हैं, लिखे हैं तो कवि ही कहलाएंगे। तो कुटनीम नामक काव्य देखें लिखल भी दामोदर गुप्त नामक कवि। तो दामोदर गुप्त नामक कवि जो हैं पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहे थे? और पाटलिपुत्र के बारे में कुछ कहे भी तो कहाँ कहे थे? तो पाटलिपुत्र के बारे में कहाँ कहे पता है? वो कहे थे कुटनीम नामक काव्य में, वे काव्य लिखे थे कुटनीम, उसी में पटना का वर्णन किए थे। और पटना के बारे में क्या बोले थे कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, है ना। क्या बोले थे देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ समझ में आ गया यहाँ तकला कि प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में जितना भी नगर हुआ उसमें सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध हुआ कौन? पाटलिपुत्र। सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ? पाटलिपुत्र। और वो गंगा नदी किनारे था और महानगर हो गया, है ना। तो सवाल अगर पूछे छोटा मोटा सवाल कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बच्चा बच्चा जानता है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और क्या? तो दामोदर गुप्त ने इसकी पटना के बारे में क्या कहा था? दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा तो नहीं बता सकते, ही बता रहे हैं इसके बाद। लेकिन पहले ये याद रखना है कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में कौन सा काव्य में कहा था? आपको बोलना है कुटनीम नामक काव्य में। यही पूछ देता है कि कुटनीम नामक काव्य किसका लिखल है, तो आपको बोलना है दामोदर गुप्त। नहीं याद रहेगा, हम ट्रिक बताते हैं। कुटनीम माने कुटैलो, कुटनीम माने कुटैलो, और दामोदर के मतलब समझ जाइएगा किसी का दामाद, है ना, किसी का दामाद। तो किसी का दामाद कब कुटाता है? किसी का दामाद कुटाता है जब ज्यादा वो कर लगता है ना, हमको ये चाहिए, हमको अपाची चाहिए, हमको फॉर्चूनर चाहिए, और ज्यादा तंग कर लगता है, वही कहता है ठीक है देंगे, अब जयमाला होते ही रगड़ देता है।
ये जयमाले पर रगड़ देता है। तो यहाँ याद रखिए कुटनीम नामक, याद रखिए कुटनीम मने कुटैलो, कुटनीम मने कुटैलो कोकर, कौची कुटैलो दमदा, कौची कुटैलो दमदा, कौची कुटैलो दमदा। तो दामोदर गुप्त, कुटैलो दमदा मतलब दामोदर गुप्त हो गया। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कुटैलो मतलब दमदा, यानी कुटनीम के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, कुटैलो दमदा। ज्यादा करेगा तो कुटैबे नहीं करेगा, तो हो गया कुटेलो दमदा से कुटनीम नामक काव्य के लेखक कौन हो गए, दामोदर गुप्त। अब हम देखेंगे कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा, है ना। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा, देखिए क्या कहा है। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा था कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उसने कहा कि अस्थि, अस्थि माने क्या होता है, तो अस्थि माने होता है, अस्थि माने है होता है, और मही मतलब होता है धरती। मही मतलब क्या होता है, धरती होता है। मही मतलब क्या होता है, मही मतलब क्या होता है, हाँ मही मतलब होता है धरती, मही मतलब धरती। और तिलकम मतलब समझ रहे हैं, तिलक लगाना, तिलक मतलब तिलक। और सरस्वती कुल गृहम के मतलब होता है विद्वानों का घर। क्या होता है बउआ, विद्वानों का घर, विद्वानों का घर। सरस्वती कुल गृह मतलब विद्वानों का घर, और महानगर मतलब महानगर। यानी कि पटना के बारे में क्या कहा दामोदर गुप्त ने, कि पटना जो है धरती का तिलक है। धरती का महिमा, धरती, धरती का तिलक है तो अभी रह दीजिए, है जुटेगा लास्ट में, क्योंकि किसी भी वाक्य के पहले है जुटता नहीं है। संस्कृत में लिखल है लेकिन जुटेगा इसको मीनिंग हमेशा लास्ट में। यानी धरती का तिलक, विद्वानों का घर, और महानगरम, महानगर नामक, महानगर कौन नामक, तो कहता पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नामक महानगर, परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर के मतलब क्या होता है बउआ, तब पुरंदर के मतलब होता है इंद्र, पुरंदर के मतलब क्या होता है इंद्र। अब परिभूत के मतलब होता है स्वर्ग, परिभूत के मतलब क्या होता है स्वर्ग, परिभूत के मतलब क्या होता है स्वर्ग। अब पुरंदर के मतलब क्या होता है इंद्र। यानी दामोदर गुप्त ने कहा ना कि पटना जो है वो धरती का तिलक है, विद्वानों का घर है, और क्या है, इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर कहा था पटना को कौन, दामोदर गुप्त ने। कहा था, कुटनीम नामक काव्य में। तो ही तो याद करना है कि धरती को, धरती का तिलक, पटना को धरती का तिलक किसने कहा था, दामोदर गुप्त ने। पटना को धरती का तिलक किसने कहा, दामोदर गुप्त ने। और याद रखिए कि इंद्र के स्वर से सुंदर पटना को किसने कहा, इंद्र के स्वर से सुंदर पटना को किसने कहा, दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में तीन चीज बताया। कौन सी कहा, एक तो धरती का तिलक है, दूसरा विद्वानों का ये घर है, विद्वानों का घर इसीलिए कहा क्यों, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान पढ़ लिख के सब ख्याति हासिल कर रहे थे, जैसे उपवर्ष वर्ष, पाणिनि, पिंगाल, बररुचि, पतंजलि, सब यहीं से पढ़ लिख के ख्याति हासिल किए, सब नाम कमाए। इसलिए कहा जा रहा है कि पटना जो है धरती का तिलक है, महिमन धरती, धरती का तिलक। और सरस्वती कुल गृहम के मतलब विद्वानों का घर, और महानगर माने नामक में नाम, यानी पाटलिपुत्र नामक महानगर, पाटलिपुत्र नामक महानगर, परिभूत पुरंदर स्थानम, माने इंद्र के स्वर से भी क्या है, सुंदर है, इंद्र के स्वर से भी सुंदर है। पटना नमक महानगर इंद्र के स्वर से भी सुंदर है। इसको एकदम डायलॉग की तरह याद कर लीजिए, फिल्म के डायलॉग के होता है ना, है कि वैसे तो हम बोली ला काम और सोने के तो आते नहीं खे। एक और डायलॉग है कोची कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ उसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से डायलॉग कैसे याद रहता है, तो डायलॉग की तरह याद रखें कैसे पटना के बारे में, कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, और पटना नमक महानगर इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। डायलॉग की तरह कर लेंगे कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, और पटना नमक महानगर इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है ना। तो याद रखिएगा, इसमें तीन सवाल बन गया कि धरती का तिलक किसने कहा था, दामोदर गुप्त ने। विद्वानों का घर भी कहा था दामोदर गुप्त ने, है ना। और क्या वो कहा था, करें गया, हाँ इंद्र के स्वर से सुंदर भी किसने कहा था, दामोदर गुप्त ने। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुटनीम नामक काव्य कौन लिखा था, दामोदर गुप्त लिखा था। तो दामोदर गुप्त बहुत बढ़िया व्यक्ति था ना जी, पटना के बारे में कितना अच्छा अच्छा बात बोला। धरती का तिलक कहा, विद्वानों का घर कहा, इंद्र के स्वर से सुंदर कहा, तब का
तो ठीक है, आगे बढ़ल जाए। चलिए, उतना में कोई दिक्कत ना आप लोग को? ठीक है, दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? जब दिक्कत नहीं है तो क्या लिखल है आगे है, वहां तक समझ में आ गया था ना? क्या बोले कि दामोदर गुप्त जो थे अपने कुटनिम नामक काव्य में कहे थे ना कि पटना धरती का तिलक है, विद्वानों का घर है, और इंद्र के स्वर से भी सुंदर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो आपको बोलना है इंद्र होता है। परिभूत का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। इंद्र का स्थान स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग है, समझिए। फिर लिखा हुआ है इतिहास श्रुते, हाँ सॉरी, फिर लिखा हुआ है इतिहासे श्रूयते यत् गंगयास तीरे बुधकाले पाटली ग्रामा स्थितायासे। इतिहास से श्रूयते माने इतिहास में, श्रूयते माने सुनते हैं, इतिहास में सुना जाता है। और यत् के मतलब होता है कि, यत् के मतलब कि, यानी इतिहास में सुना जाता है कि गंगयास तीरे यानी गंगा नदी के तीरे, तीरे मतलब क्या होता है? किनारे। तीरे के मतलब क्या होता है? किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे बुध काले पाटली ग्रामा स्थित आसित, बुध काल में पाटली ग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुध काले मतलब बुध काल में, पाटली ग्राम मतलब पाटली ग्राम, यही तो आपको याद कर लेना है। यही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बुध काल में पटना का नाम क्या था? तब पाटली ग्राम था। बुध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटली ग्राम था। यह सवाल बन जाएगा कि पाटली ग्राम नाम किसके काल में था? तो आपको बोलना है बुध काल में। और किस नदी के किनारे है पटना? तो गंगा नदी के किनारे। देखिए, इतिहास में सुना जाता है कि गंगयास तीरे, गंगा नदी के किनारे बुध काले मतलब बुध काल में पाटली ग्राम स्थित है आसित, स्थित था। आसित के मतलब था, थे, थी, था, थे, थी। यानी इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुध काल में पाटली ग्राम स्थित था। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है कि पटना शुरू में क्या था? तो पाटली ग्राम था। पाटली ग्राम किसके समय में? तब बुध काल में। कौन किसके काल में? तो बुध काल में पटना का क्या नाम था? तो पाटली ग्राम। पाटली ग्राम किसके काल में पटना का नाम था? तो आपको बोलना है बुध काल में। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यत्र चा, और यत्र माने होता है जहां, यत्र माने होता है जहां, अत्र माने यहाँ, यत्र माने है ना जहां, और चा माने होता है और, चा माने और जहां भगवान बुद्धा, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतवा, बहुकृतवा माने अनेकों बार, बहुकृतवा माने अनेकों बार, समागता, समागत हुए माने आए। पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध अनेकों बार गए, एक बार दो बार ना, अनेकों बार गए, है ना। तो ही सवाल आता है कि पाटलीग्राम में कौन भगवान अनेकों बार आए थे? पाटलीग्राम में कौन भगवान अनेकों बार आए थे? तो आपको बोलना है बुद्ध भगवान। कौन भगवान? बुद्ध भगवान अनेकों बार गए थे। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम में स्थित था, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागता यानी अनेकों बार गए थे। तेन कथितम आसीत यद ग्राम वयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहयस्य अग्निदाहयस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। देखिए, इन्होंने कुछ तो पटना के बारे में कहा, है ना। इन्होंने कहा पटना के बारे में, तेन कथितम आसीत, वे कहे थे, वे कहे थे, आसीत मतलब थे, वे कहे थे, यद मने यह, यद मने यह, वे कहे थे कि यह ग्रामोयम, यह गांव। जब वो पटना में बार बार जा रहे थे पाटलिपुत्र में, वो पाटलीग्राम में, तो उन्होंने एक बार कहा था ना कि यह जो गांव है छोटा सा, वो वे कहे थे कि यह गांव ग्रामो है मतलब यह गांव महानगरम, महानगरम, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। भाव माने होना, और यहाँ पे लीट लकार लगा है, इसलिए होगा, होगी, होगा, यानी कि महानगर होगा। किंतु जिस चीज में किंतु लग जाए, लेकिन लग जाए, परंतु लग जाए, समझ जाइए कि वस्तु के बारे में थोड़ा सा कुछ छिपा के बतावल जा रहा है। सभी ओर से वो परफेक्ट नहीं है। जैसे आप कोई शर्ट खरीदते हैं दोस्त से पूछते हैं कैसा लग रहा है, अगर वो बोल दिया ठीक है लेकिन थोड़ा सा कलर, भाई जब तूने लेकिन लगा दिया मतलब सही तरीके से ठीक ही नहीं है। इन्होंने कहा क्या भविष्य में महानगर तो हो जाएगा, लेकिन किंतु परंतु कोई चीज में लग गया तो समझिए वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर परफेक्ट है तो पहचानने वाला गलती कर रहा है, कोई तो दिक्कत है, चाहे वस्तु में दिक्कत हो चाहे पहचानने वाला कोई दिक्कत हो।
किंतु परंतु कैसे लग रहा है। तो वे कहे थे कि यह जो गांव है ना, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, किंतु कलह असे, अग्निदह असे, जलपुर असे च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा ना, किंतु कलह असे यहाँ बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, अग्निदह असे यहाँ बहुत आग लगेगा, जलपुर असे यहाँ बहुत बाढ़ आएगा। और एक बात हम बताएं, जितना भी साधु बाबा लोग होते हैं ना बउआ, वो सब कॉमन बात बोलते हैं, ऐसा बात बोलेंगे ना जो सब पर लागू कर जाएगा, ठीक है। ये भाई ये बोले कि महानगर तो हो जाएगा लेकिन यहाँ झगड़ा होगा। भाई कोई भी स्थान के बारे में बोलेंगे हम कि यहाँ झगड़ा होगा तो सब पर लागू होगा कि नहीं होगा, झगड़ा कहाँ नहीं होता है। तो एकदम तो कॉमन बात बोल दिए। फिर बोले कि यहाँ आग लगेगा, आग कहाँ नहीं लगेगा, आग कहाँ नहीं लगता है कि नहीं। फिर है जलपुर से, और ये तो एकदम कॉमन बात बोल दिए। भाई नदी के किनारा है, ऐसा नदी के किनारा जहाँ हमेशा उसमें जल रहता है, पानी पड़ेगा, पानी बढ़ेगा तो बाढ़ तो आना आम बात है। तो ये तो कॉमन बात बोल दिए थे। क्या बोले, क्यों झगड़ा आग और बाढ़ से, जल से, भयात सर्वदा क्रांतम, हमेशा भयात माने भयभीत रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा, भविष्यति मतलब रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। तो सवाल आता है यहाँ से कि क्या बोलता है, सवाल आएगा कि बुद्ध भगवान जो थे वो पटना को किन किन चीजों से भयभीत किया था। तो झगड़ा आग और बाढ़ से, झगड़ा आग और बाढ़ से, जल से, झगड़ा से, आग से और बाढ़ से। पटना के, पाटलिपुत्र के बारे में किसने कहा था, यानी पाटलीग्राम के बारे में किसने कहा था कि महानगर हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध कहे थे। और भगवान बुद्ध ही हैं जो अनेकों बारों वहां समागत हुए थे, अनेकों बारों वहां गए थे। तो किसके काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम, तो बुद्ध के काल में ही नाम था, है ना। और वो 3 चीज से भयभीत किए थे। उन्होंने बोला ना कि भविष्य में यह नगर जो पाटलीग्राम है छोटा सा, ये भविष्य में महानगर हो जाएगा, किंतु झगड़ा आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। झगड़ा भी होगा, बाढ़ भी आएगा और आग भी लगेगा। ये 3 चीज इन्होंने क्या कर दिया था, भयभीत कर दिया। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। कहता कालांतरेण मतलब कुछ समय के बाद, काल माने समय, और काल में अंतर कर दीजिए तो कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद पाटलीग्राम, पाटलीग्राम एवा, एवा के मतलब होता है ही, एवा के मतलब ही, यानी कुछ समय बाद पाटलीग्राम ही, कुछ समय बाद पाटलीग्राम ही। कहता है पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिपुत्र इति माने होता है ऐसा, पाटलिपुत्रम जोड़ इति, पाटलिपुत्र मिति हो जाएगा, पाटलिपुत्रम जोड़ इति, पाटलिपुत्र मिति, है ना। तो पाटलिपुत्रम जोड़ इति तो हो गया पाटलिपुत्र मिति, यानी कि पाटलिपुत्र ही कथिता माने कहा गया। कुछ समय बाद पाटलीग्राम को क्या कहा जाने लगा, पाटलिपुत्र, यानी पाटलीग्राम से नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। एक चीज आपको बताते हैं, देखिए पाटलीग्राम हो चाहे पाटलिपुत्र हो, दोनों में पाटल आ रहा है बउआ, दोनों में आ रहा है पाटल। तो याद रखिए पाटल के मतलब होता है गुलाब, पाटल के मतलब क्या होता है, गुलाब का फूल। अब याद रख लीजिए पाटल के मतलब होता है गुलाब का फूल, यानी कहीं ना कहीं इस नगर का संबंध फूल से है। और कौन फूल से है, तो वो गुलाब के फूल से है। यानी इस नगर के समीप में अगर कहल जाए, जानकारी लेवल जाए, तो यही निकलता है निष्कर्ष कि सब नाम में पाटल आ रहा है, पाटलिपुत्र आ रहा है, मतलब क्या है ये, तो भाई वहाँ उसके समीप में फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। और कौन सा फूल का, तो गुलाब के फूल का। कौन से फूल का, तो गुलाब के फूल का, है ना। इन्होंने कहा था कि नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु झगड़ा आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा, किंतु झगड़ा आग से हमेशा भयभीत रहेगा। और क्या बोले थे कि हाँ भयभीत रहेगा। अब कुछ समय बाद वो पाटलीग्राम ही क्या कहा गया बउआ, पाटलिपुत्रम कथिता, पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर अस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत अत्यंत अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूता मेगा अस्थेनिज स्वसंस्मरणे से निरूपयति। ये कितना अच्छा से लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगर से इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था, सही ही आपको याद करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था, है ना, तो अत्यंत उत्कृष्ट था। सवाल आता है किसके समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? किसके समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो आपको बोलना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत क्या था? उत्कृष्ट था। किसके समय में? किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इसको एक बार कैसे पंडित की तरह गाते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगयास तीरे बुध काले पाटले ग्रामा स्थितायासित यत् च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागता तेन कथितमासित यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलयस्य अग्निदायस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रान्तं भविष्यति कालान्तरेण पाटले ग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथिता। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूता मेगा अर्थने स्वसंस्मरणे निरूपयति। इस तरह से पढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर एक तरीका और है, रिघा दीजिए पंडित जी की तरह। कैसे? इतिहासे श्रूयते यत् गंगयास तीरे बुधकाले पाटलिग्रामा स्थितायासे यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृतवा समागता तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलयस्य अग्निदायस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रान्तं भविष्यति कालान्तरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रम् इति कथित। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, न तो आराम आराम से ही पढ़ सकते हैं। चलिए यहां तक आ गया। ये देखिए गंगा नदी, गंगा नदी यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये गंगा नदी है और ये पटना है और ये हमारे बुद्ध भगवान हैं, है ना। यही हमारे बुद्ध भगवान हैं। इन्होंने ही तो कहा कि यह नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। इन्होंने कहा क्या? महानगर तो हो जाएगा लेकिन झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था क्या था? अत्यंत उत्कृष्ट था, है ना। और कुछ समय बाद पाटलिग्राम को क्या कहा गया था? पाटलिपुत्र कहा गया। हमें बताया कि क्यों कहा गया, तो याद रखिएगा। पाटल, पाटल मतलब क्या? गुलाब। पाटल मतलब क्या? गुलाब। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगर अस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यहाँ पे आपको याद करना है यूनान राजदूता मेगास्थनीज। भी यही सवाल है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान के था। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। याद रहेगा। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो यूनान के राजदूत। स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। देखिए लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ऐसा कौन बोला? इति। यहाँ पे इति के मतलब ऐसा। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपयति निरूपित किए हैं। ऐसा कौन लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो ऐसा लिखा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने क्या लिखा? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, है ना। तो कौन बोला ये बात? ये बोले ये बात बोला कौन? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है। फिर कहता है अस्य नगर से वैभवम प्रिय दर्शिन अशोक अस्य समय। यहाँ पे होगा समय। कहता है अस्य नगर से वैभवम, इस नगर का वैभव, इस नगर का महिमा, इस नगर का गौरव
प्रियदर्शिना माने प्रियदर्शी, अशोक अस्य माने अशोक के, समय समय में, सुतराम समृद्धम मतलब सुखी संपन्न, सुखी संपन्न। तो किसके समय में पटना सुखी संपन्न था? तो प्रियदर्शनी अशोक के समय में पटना सुखी संपन्न था। और किसके समय में पटना अत्यंत पटना का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और किसके समय में पटना सुखी संपन्न था? तो प्रियदर्शनी अशोक के समय में। तो किसके समय में पटना सुखी संपन्न था? अशोक के समय में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? हैं? याद रखिए पाटल के मतलब गुलाब होता है। और भगवान बुद्ध ने, सिंपल याद रखिए कि भगवान बुद्ध बहुत बार जाते थे कहाँ? पाटलीग्राम में। उन्होंने एक बार कहा ना कि गांव भविष्य में महानगर हो जाएगा, किंतु यहाँ बहुत आग लगेगा, झगड़ा होगा और बाढ़ आएगा। वो कहा के चलाए, कुछ दिन के बाद वो पाटलीग्राम में क्या बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। और जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि दोनों में पाटल आ रहा है, पाटल का मतलब होता है गुलाब, है ना। और फिर क्या देखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देखा गया ना कि इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छा था। ये बात बताया कौन? तो ये बात बताया यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने ग्रंथ में। और कुछ समय के बाद देखा जाए तो प्रियदर्शनी अशोक के समय में पटना सुखी संपन्न था, फिर कोई दिक्कत नहीं था। तो आगे देखते हैं अब। पहचानते हैं इनको? इनको तो पहचान में करता हूँ जी, ना कैसे पहचानिएगा? तो घबरा जाएगा ना पहचानेगा तो ना, तो पहचानना पड़ेगा आपको उनको, घबरा जाएगा वैसे। इनको आप पहचानते होंगे, इनको नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि नाम है। इनको पाणिनि नाम है, व्याकरण के पिता कहलाते हैं ये, है ना। तो पाणिनि जी हैं। आइए, कहता बहुकालम, अलम मतलब होता है तक, काल मतलब समय, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र के प्राचीना मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का प्राचीना मतलब पुराना, सरस्वती परंपरा मैंने विद्वानों की परंपरा। सरस्वती परंपरा के मतलब संबंध कैसे है? शिक्षा से। सरस्वती परंपरा का संबंध किससे है? शिक्षा से। यानी सरस्वती परंपरा के मतलब विद्वान बनने की परंपरा जो है पटना में बहुत समय तक चलते रहा था। बहुत लोग पढ़ पढ़ के क्या बन रहे थे? विद्वान बन रहे थे। लगता है हम लोग गलत गलत टाइम पर जन्म ले लिए, पहले तो नहीं विद्वान बन रहे थे ना। तो ये कहता है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन मतलब पुरानी सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, प्रावर्तत के मतलब होता है चलते रहना, प्रावर्तत के मतलब चलते रहना, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इति, इति के मतलब ऐसा, इति के मतलब ऐसा, ऐसा राजशेखरा स्वाकामीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति। ऐसा कौन बताया? ऐसा बताया कौन कि बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही थी? तो ऐसा बताया था, ये कौन बताया था? राजशेखर, है ना। ऐसा कौन बताया? राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में। आपको यहां से भी याद करना एक ऑब्जेक्टिव है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा कौन लिखा है? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा कौन लिखा है? राजशेखर। और कुटनीम नामक काव्य कौन लिखा था? कुटनीम नामक काव्य लिखा था कौन? दामोदर गुप्त। और यहाँ काव्य मीमांसा कौन लिखा? एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। काव्य मीमांसा के बात करेगा तो राजशेखर, और कुटनीम में कुटेलो दामोदर मतलब दामोदर, है ना। स्व काव्य मीमांसा यानी क्या हुआ? ऐसा कौन बताया कि बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही? ऐसा राजशेखर स्व माने अपने काव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य शिक्षा प्रमुख ग्रंथ मतलब ग्रंथ में, यहाँ भी में, यहाँ भी में, यहाँ भी में, इसलिए तीनों को जोड़ के लिखेंगे। काव्य कोची अपने काव्य मीमांसा नामक काव्य शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, यानी आदर के साथ, साथ जोड़ आदर, आदर के साथ स्मृति स्मरण करते हैं। आदर के साथ स्मरण कौन करते हैं? तो राजशेखर।
कहाँ? अपने काव्य मीमांसा में, है ना। बहुत समय राजशेखर का लिखे पटना के बारे में। राजशेखर ने कहा ना कि बहुत समय तक पटना में विद्वानों की सरस्वती परंपरा चलती रही थी। और वो ऐसा कौन सा ग्रंथ है बताए थे? तू बताए थे केरा में, तो काव्य मीमांसा में। किसमें बताए थे? काव्य मीमांसा में। इसलिए काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो गए? राजशेखर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। फिर कहता है अत्रो उ वर्षा वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी ब्याडी बर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुप जंगमू। इसको आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। अत्रो वर्षा वर्ष भी पाणिनि पिंगला भी व्याडे बरुचि पतंजलि यह परिचिता ख्याति मुप जंगमू। तीस तरह से मंत्र बना सकते हैं। अत्र माने क्या होता है? अत्र माने यहाँ, उप वर्षा वर्ष, यहाँ उप वर्षा वर्ष, इसमें एक नाम निकाल लीजिए। यहाँ उप वर्षा वर्ष पाणिनि पिंगल ब्याडी मतलब विद्वान होता है। देखिए पाणिनि जी यहाँ है ना, कौन यहाँ है? पाणिनि जी यहाँ है, ये हैं। यानी कौन कौन था जो पटना में पढ़ के विद्वान बना था? तो उप वर्षा वर्ष पाणिनि पिंगल बारुचि पतंजलि। पाणिनि पिंगल बारुचि पतंजलि ये सभी परिचिता माने पढ़ लिख कर, ख्याति, ख्याति मतलब नाम कमाना, ख्याति के मतलब नाम कमाना, ख्यातिम उपजंगमु, ख्यातिम उपजंगमु का मतलब ही होता है नाम कमाना। ख्याति उपजंगमु का मतलब क्या हो गया? नाम कमाना। यानी कि ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जो पटना में पढ़ लिख करके नाम कमाए थे? तो कौन कौन हो गए? उ वर्षा व्यास पाणिनि पिंगल बारुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिख कर पटना में ख्याति हासिल किया था, नाम कमाया था, है ना। तो कौन कौन से व्यक्ति थे जो पटना में पढ़ लिख के नाम कमाए थे? तो उ वर्षा व्यास पाणिनि पिंगल बारुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिख कर यहाँ नाम कमाया था। इसीलिए राजशेखर कहे थे कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र का विद्वानों की सरस्वती परंपरा चलती रही है। तो सरस्वती परंपरा के बारे में किसने बताया था? तो राजशेखर। कहाँ बताया था? काव्य मीमांसा में। कहाँ बताया था? काव्य मीमांसा में। कौन कौन से विद्वान हैं जो पटना में पढ़ लिख कर ख्याति हासिल किए? तो वर्षा व्यास पाणिनि पिंगल बारुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिख के पटना में ख्याति हासिल किए, नाम कमाए। तो आगे बढ़ लेता है। आगे है कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य यासे समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति यस्मात् पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिकारचनाम् आश्रित्य प्रचलितः। तो इस तरह से आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको देते हैं। कतिपयेषु के मतलब होता है कुछ। कतिपयेषु मतलब क्या हो गया? कुछ। कहता प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु मतलब पुराणों में, जिसकी संख्या मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। कितना होती है? तो 18 होती है। तो कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र ऐसे माने पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का नाम अंतराम, नाम में अंतर। तो नाम में अंतर के मतलब कौची? दूसरा नाम। अरे नाम में अंतर के मतलब क्या? दूसरा नाम। तो कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कौची कौची? पुष्पुरम कुसुमपुरम बा मैंने या अथवा, यानी पुष्पुर अथवा कुसुमपुर। तो यहाँ देखिए बउआ, पुष्प मैंने भी फूल और कुसुम मैंने भी फूल, यानी फिर से जो नाम रखाया उसको में भी फूल का ही चर्चा हुआ, है ना। अब आपको हम बता चुके कौन फूल? तो गुलाब का फूल। कौन फूल? गुलाब का फूल। तो याद कर लेना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? तो पुष्पुर या कुसुमपुर। पुष्पुर या
कुसुमपुर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। देखिए लिखल है, कहाँ गया? कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतर माने पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कोची तो पुष्पपुर कुसुमपुरम बा, यानी पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्यते प्राप्त होते हैं। तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो शुरू में क्या नाम था? पाटलीगरम, फिर क्या नाम पड़ा? पाटलिपुत्र, फिर कोची आया? पुष्पपुर, कुसुमपुर, और लास्ट में हो जाएगा पटना। अनेन ज्ञायते, अब इससे क्या ज्ञात होता है? जो नाम पड़ गया पुष्पपुर कुसुमपुर, इससे क्या ज्ञात होता है? तो कहता अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है यत माने कि, इससे ज्ञात होता है कि नगर अस्य आसे समीपे, इस नगर के समीप में पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा, है ना। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में फूलों का बहुलम उत्पादनम माने बहुत अधिक उत्पादन, भवति अस्मा माने देखिए आसमा माने होता है था, अभाव माने होना यानी होता था। इसे ही ज्ञात होता है कि इस नगर में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। इस नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, इसलिए नाम पड़ गया पुष्पपुर या कुसुमपुर। इसलिए नाम क्या पड़ गया? पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम पड़ गया, है ना। इसलिए नाम पड़ गया पुष्पपुर या कुसुमपुर। फिर से देख लेते हैं, कहता है अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है कि नगर अस्य आसे समीपे, इस नगर के समीप में पुष्पा नाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा, फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पा नाम, कहता पाटलिपुत्रम इति माने ऐसा, पाटलिपुत्रम जोड़ इति माने ऐसा, पाटलिपुत्र ऐसा, शब्दो अपि शब्द, और अपि के मतलब होता है भी। अपि के मतलब क्या होता है? अपि के मतलब होता है भी, है ना। पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम माने गुलाब के फूल। अभी ना बोल रहे थे पाटल पुष्पानाम, पाटल मतलब गुलाब यानी गुलाब के फूल, पुतलीकार, पुतलीकार माने पंखुड़ी, पुतलीकार रचनाम आश्रित, यानी गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर आश्रित करके, आधारित होकर के प्रचलित हुआ है। यानी सवाल बनता है कि जो पाटलिपुत्र शब्द है वो कौन सा फूल के पंखुड़ी पर आधारित होकर प्रचलित हुआ है? तो आपको बोलना है कौन सा फूल? गुलाब के फूल। कौन सा फूल? गुलाब के फूल। कौन सा फूल? गुलाब के फूल पर नाम पड़ गया कोची पाटलिपुत्र। क्या नाम पड़ गया? पाटलिपुत्र पड़ गया। यानी शुरू से देखते आ रहे हैं, है ना। पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्र नाम पड़ा तो फूल पर ही है, गुलाब के फूल। फिर पुष्पपुर, पुष्प में है फूल। फिर कुसुमपुर, तो कुसुम में भी फूल। अब इसी का खाली याद रखना है कि इसका संबंध कौन सा फूल से है? तो आपको बोलना है गुलाब के फूल से। कौन सा फूल? गुलाब के फूल से। शरद काले मतलब शरद काल में नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सवा इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति परिचलिता। कहता है कि इस नगर शरद काले मतलब शरद काल में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सवा, कौमुदी महोत्सव एक समारोह मनाया जाता था पटना में उस समय। कौन काल में? तो शरद काल में एक समारोह मनाया जाता था पटना में, उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। ये कैसा समारोह है? तो जिस तरह से हम लोग अभी खुशी खुशी दशहरा पूजा मनाते हैं ना, बस सेम टू सेम उस समय होता था कौमुदी महोत्सव। यानी कौमुदी महोत्सव किस पर्व की तरह है? तो दशहरा पूजा के आधार पर मनाया जाता था। तो अब सवाल है कि इस समय कौमुदी महोत्सव के जैसा कौन सा समारोह पटना में देखा जाता है? तो आपको बोलना है दुर्गा पूजा। कौन सा समारोह? दुर्गा पूजा। यही सवाल बनता है कि शरद काल में पटना में कौन सा महोत्सव या कौन सा समारोह मनाया जाता था? तो आपको बोलना है कौमुदी महोत्सव समारोह। कौन सा समारोह? कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था। कहता गुप्त वंश शासन काल, गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलिता, और गुप्त वंश के शासन काल में ही जो उत्सव था ना, ये बहुत ज्यादा क्या था?
प्रचलित था, बहुत ज्यादा क्या था, प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव जो समारोह था, वो जो उत्सव था, वो बहुत ज्यादा प्रचलित था। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। यह महान समारोह जो है गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। तो आगे बढ़ाते हैं, फिर से बताते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए, पुष्पपुरा कुसुमपुर नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या आया, पाटलिपुत्र। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसके समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। और जो पाटलिपुत्र नाम पड़ा था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि गुलाब के फूल पर ही आधारित होकर के इसका नाम पड़ा है। उसके बाद देखा गया तो शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा एक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। और वैसा ही त्यौहार हम लोग मनाते हैं दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर। देखिए लिखल है, तत्र सर्वे जना, तत्र सर्वे जना यानी वहां के सभी लोग, तत्र सर्वे जना मतलब वहां के सभी लोग आनंद मग्न अभूवम यानी आनंद मग्न होते थे। कहाँ के, तो जब कौमुदी महोत्सव समारोह पटना में मनावल जाता था तो वहां के सभी लोग क्या होते थे, आनंद मग्न होते थे। संप्रति मतलब इस समय, संप्रति मतलब इस समय, कहता दुर्गा पूजा अवसरे, इस समय दुर्गा पूजा अवसरे माने अवसर पर, दुर्गा पूजा अवसरे। देखिए में और पर दोनों आएगा सत्यम व्यक्ति में और पर दोनों आएगा। लेकिन यहाँ पे में नहीं लिखाएगा, यहाँ पे पर लिखाएगा। यानी क्या होगा, दुर्गा, हाँ, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, कहता वहां दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा माने वो वैसा ही, कैसा, तो जैसा गुप्त वंश के शासन काल में मना रहे थे ना, वो वैसा ही, तादृशा एवं वो वैसा ही, एवं माने ही, वो वैसा ही समारोह दृश्यते, वो वैसा ही समारोह देखे जाते हैं, वो वैसा ही समारोह देखा जाता है। ये देखिए क्या है, तो ये पटन देवी का मंदिर है ना, ये पटन देवी बड़ी देवी का मंदिर है। वहाँ पटन देवी, अगर पटना में जाइएगा तो घूम के आना है यहाँ। और इसको देखे छोड़ दिए, ये कौन है, अगला फिगर जो था वो पाणिनि के था, लेकिन ये पाणिनि नहीं है। कौन है ये, तो ये पतंजलि का नाम सुने हैं, योग दर्शन वाला। योग दर्शन और सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, दर्शन छेपा करके होता है ना, न्याय दर्शन, जैसे न्याय दर्शन गौतम का था, तो उस तरह से इनका क्या है, योग दर्शन। योग और शिक्षा से संबंध किनका था, तो ये कौन है, पतंजलि जी हैं, ये हैं पतंजलि। पतंजलि वो कौन, रामदेव बाबा वाला नहीं, यही पतंजलि वाला कॉपी की है रामदेव बाबा, ठीक है, इन्हीं का योग दर्शन चुराए हैं वो। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पूछ लेते सवाल, बताइए कि पाटलिपुत्र नाम पड़ा था किस फूल पर, तो गुलाब के फूल। सवाल बनता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा समारोह मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जैसा समारोह अभी क्या मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा। कुछ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम खाली पाठ को एक बार देख लीजिए ना, ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, काल चक्र बसाद, काल चक्रे बसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णताम भूत। कहने का मतलब है काल चक्र के बस में होकर यह भी कौन, यानी पटना भी मध्यकाले मतलब मध्यकाल में, पाटलिपुत्रम यह पाटलिपुत्र भी मध्यकाल में वर्ष सहस्त्र, सहस्त्र के मतलब हजार, हजार वर्ष तक जीर्णताम भूत के मतलब टूटी फूटी अवस्था में रहा था। अब यहाँ से सवाल देखिए कैसे छटेगा जी। हम बताए थे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है भैया, तब 2500 वर्ष पुराना है सर। पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। तब ओकरा में से कहा कि 1000 वर्ष जो है वो टूटी फूटी अवस्था में रहा, 1000 वर्ष वो टूटी फूटी अवस्था में रहा। तब यहाँ से सवाल एगो निकलता है कि पटना सही से अवस्था में कितना समय तक रहा था, तो दिमाग लगाइए ना, 2500 वर्ष पुराना है, जिरा में से 1000 टूटी फूटी अवस्था में रहा, तो आंसर क्या निकल गया, 1500। जो कि बुक में कहीं भी 1500 का जिक्र हुआ नहीं है, लेकिन बोर्ड में सवाल आ जाता है ना, कि पटना सही अवस्था में कितना समय तक रहा था, तो आपको बोलना है 1500 ईस्वी तक। कितना 1500 ईस्वी तक, क्योंकि 2500 वर्ष तक तो
पुराना है। 2500 में 1000 बरस तक वो टूटले फूटल रहा था, 1000 बरस तक पटना टूटल फूटल रहा था। तो सही अवस्था में कितना वर्ष तक रहा था? तो 2500 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1500 वर्ष। कितना हो जाएगा? 1500 वर्ष सही तरीका से रहा था। और 2500 वर्ष पुराना है, जेरा में 1000 वर्ष टूटा फूटा पटना रहा था। वही कहता है कि काल चक्र के बस में यह भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 बरस तक जीर्णताम भूत मतलब टूटी फूटी अवस्था में रहा। तस्य संकेता, जिसके संकेत में अनेकेशु साहित्य ग्रंथेशु, अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस दिशु मतलब मुद्राओं का साक्ष्य, मुद्राओं का साक्ष्य, पुराने पुराने मुद्राओं का साक्ष्य आज ही प्राप्त होता है। जिसके संकेत में अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्राओं का साक्ष्य लभ्यते, मुद्राओं का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लाभ माने क्या होता है? प्राप्त करना। लाभ मन लाभ एक धातु है संस्कृत का, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। यानी पुराने साहित्य ग्रंथों में पुराने पुराने साक्ष्य प्राप्त होता है। उससे मालूम चलता है कि पटना 1000 तक टूटी फूटी अवस्था में रहा था। और टोटल पटना का इतिहास कितना वर्ष है? तो टोटल पटना का इतिहास कितना वर्ष है? 2500 वर्ष। पटना 2500 वर्ष पुराना है, जिसमें से 1000 रहा टूटा फूटा अवस्था में। तो कितना अवस्था में सही रहा? तो 1500। कितना? 1500। और कहता है मुगल वंश काले ऐसे नगर से समुधारो जाता। मुगल वंश के काल में ऐसे नगर से माने इस नगर का, मुगल वंश के काल में इस नगर का माने कौन नगर का? तो पाटलिपुत्र का। मुगल वंश के काल में इस नगर का समुधारो जाता, उद्धार हुआ। सवाल आता है किसके काल में पटना का उद्धार हुआ था? तो आपको बोलना है मुगल वंश के काल में पटना का उद्धार हुआ। किसके काल में पटना का उद्धार हुआ? तो मुगल वंश के काल में पटना का उद्धार हुआ। और कहता आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी शासन काल में, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी शासन काल में चा पाटलिपुत्र ऐसे सुतराम विकास हो जाता। और कहता अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, माने और ज्यादा विकास हुआ। तो सवाल बन गया ना कि किसके काल में पटना का विकास ज्यादा हो रहा था? तो अंग्रेजी शासन काल में। किसके काल में पटना का विकास तेजी से हो रहा था? तो आंग्ल शासन काल के मतलब क्या होता है? आंग्ल मतलब अंग्रेजी, आंग्ल के मतलब क्या होता है? तो किसके काल में पटना का विकास तेजी से हो रहा था? तो अंग्रेजी शासन काल में पटना का विकास तेजी से हो रहा था। याद रखिएगा, सुतराम विकास हो जाता मतलब तेजी से विकास किसके समय में हो रहा था? तो अंग्रेजी शासन काल में। फिर आगे है नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गात। कहता है नगरम इदम, इदम यहाँ निकलेगा मतलब यह नगर, नगरम जोड़ इदम माने नगरम इदम, यानी यह नगर मध्यकाले, मध्यकाल में एवं माने ही, यानी यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति यानी पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति तो पटनेति आई, तो पटना के पटना आई थी मैंने ऐसा। यानी क्या हो गया कि नगरम इदम यह नगर मध्यकाल में ही एवं मने ही पटनेति पटना ऐसे नामना नाम से प्रसिद्धम गात मैंने प्रसिद्ध हुआ। यानी पटना नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखना है मध्यकाल में। कौन सा काल में? मध्यकाल में इसका नाम पड़ गया पटना। पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में क्या पड़ गया था? पटना। यह पटना नाम किस काल में पड़ा था? तो मध्यकाल में। पटना नाम किस काल में पड़ा? तो मध्यकाल में। पटना नाम किस काल में पड़ा? तो मध्यकाल में। याद रखना है कि पटना नाम किस काल में पड़ा था? मध्यकाल में। फिर से बोल देते हैं नगरम इदम मध्यकाले यह नगर मध्यकाल में एवं मन ही पटनेति पटना ऐसे नामना नाम से प्रसिद्धम गात मतलब प्रसिद्ध हुआ। यह नगर जो है मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम चा शब्दा आय चा मने और या मने या और यह शब्द पतनम इति यानी पतन, पतन है पतन, देखिए पतन पत मने होता है गिरना, और यह शब्द जो है पतन से लिया गया, पतन से निकला है पटना। तो सवाल आता है कि पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो बोलना है पतन शब्द से। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो
पतन शब्द से। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से। आपको याद करना है एकदम डंक के चोट पर, कहा कि बड़ी बार पूछता है इसको कि पटना शब्द किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से निकला है बउआ जी। कौन शब्द से निकला है? पतन शब्द से निकला है। फिर आते हैं, देखिए, अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गता, माने शब्द से निर्गता माने निकला है। तो पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पतन शब्द से निकला है। नगर अस्य माने नगर के पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, और नगर की पालिका देवी पटन देवी को आज भी, अद्यापि माने आज भी, पूज्यते यहाँ पूजा किया जाता है। यानी कि पटना की रक्षा करने वाली देवी, पालिका देवी का मतलब होता है रक्षा करने वाली देवी, तो क्या हो जाएगा? पटन देवी। पटन देवी को ही पटनेश्वरी भी कहते हैं, पटन देवी को पटनेश्वरी भी कहते हैं या पटन देवी। तो पटना की रक्षा करने वाली देवी कौन हो गई? पटन देवी, है ना। तो पटन देवी को आज भी यहाँ पूजा किया जाता है। पटना किस काल में नाम पड़ा था? मध्यकाल में। पटना किस शब्द से निकला था? पतन शब्द से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आराम से पढ़ सकते हैं कि काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमित जीर्णतां भूते तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राशदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले यस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जाता, नगरम इदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धं गात्। इस तरह से उच्चारण आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। लास्ट पैराग्राफ है ये, अब खत्म हो जाएगा। क्वालिटी तो सही है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति, अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्याः उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचरलियान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तो आराम से आते हैं। ऐसी को अगर रेखाना है तो संपर्ति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति, अनुदीनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्याः उपरि गांधी सेतूनाम् एशिया महादेशस्य दीर्घतमं सेतु किंचरलियान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आराम से आते हैं। कहता संप्रति, संप्रति का मतलब होता है इस समय। संप्रति का मतलब क्या होता है? कहता इस समय पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना नामक नगर, पटना नामक नगर। इस समय पटना नामक नगर कहता अति विशालम, अत्यंत विशाल है, वर्तते मतलब है। इसमें पटना नामक नगर अत्यंत विशाल है, और कहता बिहार अस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की क्या है? राजधानी है। इसमें पटना बहुत विशाल है और बिहार की क्या है? राजधानी है। अनुदिनम मतलब प्रत्येक दिन, अनुदिनम मतलब प्रत्येक दिन। इस समय पाटलिपुत्रम यानी पटना नामक नगर अति विशालम अत्यंत विशाल है, और बिहार से राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से माने प्रत्येक दिन नगर के विस्तारा भवति, प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। प्रत्येक दिन इस नगर का क्या होता जा रहा है? विस्तार होता जा रहा है। प्रत्येक दिन ये नगर बढ़ता ही जा रहा है, अब घटेगा थोड़ी नहीं। अस्य उत्तर श्यामा दिशि गंगा नदी प्रवहती, अस्य उत्तर
अस्यो उत्तर समा का मतलब इसके उत्तर दिशा में, उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आपको याद कर लेना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। तस्या ऊपरी माने जिसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेलियान सेतुर अपि निर्म्यमानो वर्तते। कहता है जिसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का विशाल, दीर्घतम माने क्या होता है, विशाल। कहता है जिसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का विशाल सेतु, सेतु मतलब पुल, सेतु मतलब पुल। अभी एशिया महादेश का सबसे विशाल पुल नदी पर बनने वाला हुआ है, जो कौन है, तो ही है कौन, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। और किंच रेलयान सेतु रपी, और कुछ रेलगाड़ी का पुल भी निर्मीयमानो वर्तते मतलब निर्माणाधीन है। उसमें लिखा गया, जिसमें बोल रहा है कि गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल जो है एशिया महादेश का सबसे विशाल पुल है, और उस पर रेलगाड़ी का पुल भी बन रहा है। तो रेलगाड़ी के पुल तो बनने ना है, हम लोग पार ना हो रहे हैं, है ना। तो यही कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे विशाल पुल का नाम क्या है, तो उसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। और बनल कौन नदी पर है, तो गंगा नदी पर, है ना। और गंगा नदी किस दिशा, सॉरी पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में बहती है। आगे बढ़ते हैं। नगरे अस्मिन उत्कृष्टा, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय, गोलगृह मतलब गोलघर, तारामंडला मतलब तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब जैविक उद्यान जिसको बोलते हैं चिड़ियाघर, मौर्य काल का अवशेषा मतलब मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिरम माने महावीर मंदिर, इत्येते माने इत्यादि दर्शनीय संति। यानी पटना में ऐसा कौन कौन सा जो दर्शनीय है, पटना में कौन कौन सा है, तो कहता है इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, ये सब क्या है, पटना में दर्शनीय है, देखने योग्य है। पटना में अगर जाते हैं तो कहाँ कहाँ घूमिए, संग्रहालय जाइए यानी म्यूजियम जाइए, संग्रहालय जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, सचिवालय जाइए, गोलघर जाइए, तारामंडल जाइए, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर जाइए, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर जाइए। यही सब पटना में क्या है, घूमने योग्य जगह है। कहता दर्शनीय है, देखने लायक है। पटना में कौन कौन सा जगह देखने लायक है, तो कौन कौन, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर, ये सब देखने योग्य पटना में हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धा वर्तते, प्रसिद्धा वर्तते। कहता है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ऐसे नामना नाम से प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारा ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। और उनका जन्म स्थान क्या है, गुरुद्वारा। क्या है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। और 10वें गुरु थे, क्या गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तत्र देश आसे तीर्थयात्री ना दर्शनम आयंती मतलब वहां देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आयंती मतलब आते हैं। कहाँ, तो देश के, अपना ही देश के भी, ठीक है, विदेश से सिर्फ नहीं आएगा। देश के तीर्थयात्री, अपना देश के ही तीर्थयात्री वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। कहाँ, गुरुद्वारा, ठीक है। तो गुरुद्वारा जाते हैं किनको से मिलने के लिए, गुरु गोविंद सिंह से मिलने के लिए जाते हैं, जो सिख संप्रदाय के कितने गुरु हैं, 10वां गुरु हैं। थोड़ा सा रह गया है ना, थोड़ा सा और रह गया। देखिए इंद्र भगवान को हमने बतेबे नहीं किए, यही ना कहे थे, अरे यही ना कहे थे पटना के बारे में कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर और पटना नामक महानगर जो है वो इंद्र के स्वर से भी क्या है, सुंदर है। कौन थे कहने वाले, इंद्र भगवान थे। और ये देख लीजिए आप, सब चीज बतावल है, ये क्या है,
बताइए, ये महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है। और ये क्या है, ये संग्रहालय है जहाँ पे पुराने पुराने अवशेष को संजो करके रखा है, जिसको म्यूजियम कहते हैं। और ये क्या है, ये है हमारा हाई कोर्ट पटना का। ये क्या है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है। और ये क्या है, ये है सचिवालय। क्या है, ये सचिवालय है। तो इस तरह से ये सब पटना में जाके देखने योग्य सब चीज़ है ना। ये सब देखने योग्य है। हालांकि इस पे तो हम पारे करें, इसको क्या देखना है जी, है ना। ये सब जाके देखना चाहिए। इस सभा का क्या कहता आगे कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम आयन्ति। दर्शनीयम इति माने एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन काल से, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक, प्राचीन काल से आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु माने विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति वैभव धारण किया है। पटना खाली आज वैभव धारण नहीं कर रहा है, विभिन्न काल से आ रहा है। मैंने सब काल में देखिए कहता है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक, अद्यावधि माने आज तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु माने विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति माने वैभव धारण किया है। सर्वम च संकलित रूपेण, जिन सभी का संकलित रूप जो है संग्रहालय, संग्रहालय में यानी कि म्यूजियम में, सॉरी संग्रहालय में यानी कि इसमें एरा में रखल है। सब कुछ जितना पुराना पुराना अवशेष है यहीं लाके रखल है। तो संग्रहालय में दर्शनीयम इति दर्शनीय है, संग्रहालय में देखने योग्य है। यानी पटना प्राचीन काल से लेके आज तक जो भी विभिन्न क्षेत्रों में धारण कर रहा है वैभव को, महिमा को, उसका प्रूफ कहाँ मिलेगा आपको, तो उसका प्रूफ यहीं मिलेगा। कहाँ, संग्रहालय में मिलेगा। उसका प्रूफ कहाँ मिलेगा, संग्रहालय में। कहता पर्यटन मानचित्रे, पर्यटन के मानचित्र में नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। मैंने घूमने फिरने के मामले में, दर्शन करने के मामले में यह नगर क्या है, महत्वपूर्ण है। पर्यटन मानचित्र नगरामिदं महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में, घूमने के मानचित्र में यह नगर क्या है, महत्वपूर्ण है। इति श्री रेवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्ता। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में भी आया तो कोई बात नहीं, आपको पूरा समय, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो पक्का आपको फुल समझ में आया होगा। नहीं विश्वास है, अभी इस काम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए आपसे एक भी नहीं छूटेगा, ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना तो आपको सब्जेक्टिव ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जब से बनेगा नहीं। आइए हम लगाते हैं। पूरा बुक समझ में आ गया बढ़िया से, चलिए ठीक है। ये देखिए क्या है, ये पटना है। क्या ये पटना है, जिसके बारे में डिटेल में जाने। ये क्या है, गंगा नदी है, पटना में ही है। और आइए ये क्या है, चिड़ियाघर है गए हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर गए हैं। क्या है ये, बाघ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पटन देवी हैं, ठीक है ना, ये पटन देवी हैं। आगे आइए, ये कौन है, इंद्र भगवान, जिन्होंने कहा था पटना के बारे में, कहा कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर और पटना, सॉरी इन्होंने नहीं कहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, इंद्र के स्वर से सुंदर तो कहा गया था। और कौन कहा था, तो दामोदर गुप्त बोले थे। कौन कहे थे, दामोदर गुप्त। किनके स्वर से भी सुंदर है, कौन है, पटना है। ये कहाँ से कहेंगे। ये क्या है, अभी देख लिए थे, ये क्या है, ये बताइए आप लोग क्या है ये। वही है जो समझ रहे थे, कौची, महात्मा गांधी सेतु पुल। और ये पाणिनि व्याकरण के पिता हैं। इस सबका चर्चा आया था इस पाठ में ना, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और ये कौन है, पतंजलि हैं, योग दर्शन के जनक यही कहलाते हैं, है ना। और ये क्या है, तो हमारा हाई कोर्ट है। क्या है, ये हाई कोर्ट है। और ये देख लीजिए, तो ये हो गया हमारा सचिवालय। क्या है, ये सचिवालय। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया संग्रहालय। और ये हो गया गौतम बुद्ध, हो गया गौतम बुद्ध हो गए। जो क्या कहे थे, यही थे जो कहे थे जाके कि जो गांव है पाटलीग्राम भविष्य में क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। अब आते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव कर लें का, हाँ पहले ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं फिर आएंगे सब्जेक्टिव में। चलिए ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। हाँ तो पहला सवाल है, आंसर आप लोग दीजिएगा, हमको नहीं आता है।
कहता है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ये तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश वाला होगा नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश वाला तो होगा नहीं बउआ, ये तो होगा नहीं। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो कौन होगा? ये भी नहीं होगा। बिहार। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की? नहीं। बंगाल की? नहीं। तो कौन होगा? बिहार की राजधानी है। कहाँ की है? बिहार की। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? 1000? नहीं। 1500? नहीं। 2500? बिल्कुल सही, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आइए, पाटलिपुत्र किस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है? कृषि में? नहीं। व्यापार में? नहीं। तो धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग में। आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे, आगे क्या है? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनी कौन था? कवि था? नहीं, सॉरी, मेगास्थनी कौन था? कवि था? नहीं। राजा था? नहीं। तो कौन था मेगास्थनीज? विदेशी यात्री था, सैनिक नहीं था। आगे आइए, फायान किस देश से आया था? फायान भारत का था? नहीं। चीन का था? आगे जाने की जरूरत नहीं है। जापान का नहीं था, नेपाल का नहीं था। फायान कहाँ का था? चीन का था। कहाँ का था? चीन का। तो आगे बढ़ल जाए। हुएनसांग का संबंध को जिसे बता दीजिए। हुएनसांग का संबंध किससे है? संगीत से? नहीं। यात्रा से? हाँ, तो यही तो, यात्री तो बन के आया था, युद्ध किया था, कृषि हाँ हार जोता था? नहीं। तो कुछ होगा, यही होगा। दामोदर गुप्त किस प्रकार के व्यक्ति थे? राजा थे? नहीं। कवि थे? बिल्कुल सही। सैनिक, व्यापारी? ये सब तो होगा नहीं। आगे, दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? स्वर्ग कहा था, धरती का तिलक कहा था, वन कहा था, पर्वत कहा था? तो स्वर्ग भी कहा था, धरती का तिलक भी कहा था, लेकिन इंद्र का स्वर्ग कहा था। तो इंद्र लगल ना है, तो बोलिए धरती का तिलक मार दीजिए, धरती का तिलक हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा धरती का तिलक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल। सरस्वती कुल गृहम का अर्थ क्या है? सरस्वती कुल क्या होता है? मंदिर है? नहीं। विद्वानों का घर है? बिल्कुल सही, विद्वानों का घर ही है। विद्यालय? नहीं। बाजार? नहीं। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो देख लीजिए, कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, मतलब सी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ये इनमें से कोई नहीं तो हो भी नहीं करेगा, तो दोनों होगा। तो कौन होगा? दोनों। पाटलिपुत्र शब्द किससे संबंधित है? वृक्ष से, पुष्प से, नदी से, पर्वत से? तो पर्वत भी नहीं, नदी भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, तो कौन होगा? पुष्प वाला होगा। कौन होगा? पुष्प होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए आप लोग कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में, शरद काल में कि शीत काल में? तो कौन काल था? शरद काल था। तो शरद काल में कहाँ लिखा है ना शरद काल, तो यही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौमुदी महोत्सव किस काल में प्रसिद्ध था? तो मौर्य काल में? नहीं। तो गुप्त वंश के शासन काल में था ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गुप्त वंश के शासन काल में होगा। क्या होगा? गुप्त वंश के शासन काल में। पाटलिपुत्र में लोग किस महोत्सव में आनंदित होते थे? दीपावली में, कौमुदी महोत्सव में, होली में, ईद में? दीपावली के तो नाम ही नहीं आया था, कौमुदी महोत्सव भी तो था बउआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? कौमुदी महोत्सव। आगे आते हैं, एक सवाल और है कि ग्राम से महानगर बनने की बात किसने कही थी? गांव से महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध तो कहे थे, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, पांड्य नहीं, तो कौन होगा? बुद्ध भगवान होगा। चलिए, पाटलिपुत्र किन कारणों से पीड़ित रहेगा? देखिए, युद्ध से? नहीं। आग जल कला, यही तो होगा, आग जल कला। सूखा? ये भी नहीं। महामारी? ये भी नहीं। यही ना बोले थे भगवान बुद्ध कि 3 चीज से रहेगा ये। फिर आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर कैसा था? कमजोर था? बिल्कुल गलत। सुंदर और सुरक्षित था? बिल्कुल सही, सुंदर और सुरक्षित था। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? तो अशोक के समय कैसा था? तो बोला समृद्ध था।
अशोक के समय में क्या था? निर्धन नहीं, छोटा नहीं, वीरान नहीं, तो क्या होगा? समृद्ध था। क्या होगा? समृद्ध। आगे आते हैं, आगे क्या कहता है कि सरस्वती परंपरा का अर्थ क्या है? तो सरस्वती परंपरा का नृत्य नहीं, संगीत नहीं, तो क्या होगा? शिक्षा। सरस्वती परंपरा का मतलब क्या होता है? शिक्षा। युद्ध नहीं। पाणिनि किस क्षेत्र से जुड़े थे? चिकित्सा से नहीं, ताकोजी से, व्याकरण से, बिल्कुल सही। पाणिनि व्याकरण से जुड़े थे, व्याकरण के पिता कहलाते हैं। संगीत नहीं, गणित नहीं। बार रुचि किसके लिए प्रसिद्ध थे? युद्ध के लिए नहीं, विद्या के लिए। हाँ, विद्या के लिए तो प्रसिद्ध थे, पढ़े लिखे में थे ना। हाँ, तो ये व्यापार से नहीं, खेती से नहीं, तो विद्या से ही होगा। आगे आ जाते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? हाँ, तो बताए थे योग से है ना। पतंजलि का संबंध किससे है? योग से और व्याकरण से। नाटक से तो था नहीं, चित्रकला से था नहीं, संगीत से था नहीं, योग ही था। चलिए आगे बढ़ल जाए। पाटलिपुत्र के समीप क्या अधिक होता था? तब पाटलिपुत्र का अधिक फल नहीं, फूल। वेरी गुड, फूल ही होगा, अनाज नहीं होगा, जल नहीं होगा। पुष्पपुर नाम क्यों पड़ा था? नदी के कारण, गलत। फूल के कारण, बिल्कुल सही। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहाड़ जंगल से मतलब नहीं। कौमुदी महोत्सव किसके समान है? होली के समान, गलत। दुर्गा पूजा, बिल्कुल सही। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाइए। क्या कहता आगे? इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर क्या कहता है? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का विकास किस काल में अधिक हुआ था? तो बउआ अंग्रेजी काल में अधिक हुआ था। ये मुगल काल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नगर से पालिका देवी कौन थी? लक्ष्मी नहीं, दुर्गा नहीं, तो पाटनेश्वरी मतलब पटना, पटन देवी हो गया, ये भी नहीं होगा। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो उत्तर दिशा में, यानी पहला ही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दक्षिण सब कटकुट हो गया। गांधी सेतु किस पर बना है? यमुना पर नहीं, गंगा पर बना है, ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कहता है। पाटलिपुत्र में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? गोलघर, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, तो गोले घर तो है, आगे जाने की जरूरत नहीं है भैया। आगे जाके जरूरत नहीं है मेरे भाई, आगे जाके जरूरत नहीं है, यानी यही हो जाएगा गोल घर, ये सब नहीं होगा। तारामंडल क्या है? मंदिर है, पार्क है, विज्ञान। तो तारामंडल क्या है बउआ? विज्ञान केंद्र है, ये सब नहीं है, ये है विज्ञान केंद्र। जैविक उद्यान क्या है? चिड़ियाघर। जैविक उद्यान क्या है? चिड़ियाघर, ये सब नहीं होगा। महावीर मंदिर, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बताइए, महावीर मंदिर किसका है? महावीर मंदिर किसका है? तो बुद्ध का नहीं है, महावीर का ही है। महावीर मंदिर किसका है? महावीर का ही है, राम का नहीं, शिव का नहीं, सबका नहीं है, ये सबका नहीं है, यही होगा। फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, ये सब नहीं होगा, तो कौन होगा? पटना। गुरुद्वारा किस धर्म से संबंधित है? कौन धर्म? तो सिख धर्म से। कौन धर्म से? सिख धर्म से। आगे आइए। विदेशी यात्री कौन था इसमें से? बता जल्दी से। कहता विदेशी यात्री का अर्थ क्या होता है? अरे विदेशी यात्री मतलब विदेशी यात्री होगा ना, देशी थोड़ी होगा, व्यापारी थोड़ी होगा, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, दो गो ऑब्जेक्टिव और है, चलिए पता चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आ जाइए। कहता महानगरम का अर्थ क्या होता है? भाई महानगरम का मतलब बड़ा शहर होगा ना, है ना। छोटा शहर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। गांव होगा नहीं, जंगल होगा नहीं। इतिहास से शुरू थे, मतलब इतिहास में सुनना, इतिहास में सुनना होगा। और आगे आइए, प्राचीन काल का विलोम क्या होता है? प्राचीन का नवीन न होगा जी, प्राचीन का पुराना का नया होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर है, ठीक है। सब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए हम सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। एक क्लास में एक चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है ना जी, और वो भी
एकदम बढ़िया तरीका से अर्थ बता के, ऑब्जेक्टिव करा के, सब्जेक्टिव करा के सब देखेंगे। बस आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और अपने दोस्त ही कहीं कहीं भेज दीजिए। जिस तरह से आप पढ़ के तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। तो आइए, पाटलिपुत्र वैभव में पढ़ रहे थे, इसमें पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में वर्णित है? सॉरी, ख्याति किस रूप में थी? हाँ, तो ख्याति किस रूप में थी? तो आइए क्या कहता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र ख्याति किस रूप में? तो कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पुर कुसुमपुर प्राप्त होता है। इस नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र सब गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ है। सवाल है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो बोलना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर कुसुमपुर प्राप्त होता है, और इससे ज्ञात होता है किस नगर के समीप फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, है ना, और इसीलिए गुलाब के फूल पर इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल में आइए। सवाल 2 कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। 5 गो वाक्य में आपको परिचय देना है, तो ये पूरे पाठ में से आपको जो ही 5 गो वाक्य याद आएगा ना, लिख दीजिएगा। देखिए पहले लिखे हैं कि पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया है। पहला हो गया, सही बात था, पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया है। दूसरा, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। दामोदर गुप्त ने इस नगर के धरती कहा था धरती का तिलक, विद्वानों का घर। यहाँ पढ़कर अनेक विद्वान ख्याति हासिल किए हैं, जैसे पाणिनि, पिंगल, बर्रुचि, पतंजलि। पटना बिहार के क्या है? राजधानी है। तो 5 वाक्य में कह रहा है, इस पूरे पाठ में से जो ही 5 गो वाक्य याद आ जाएगा वो आपको क्या करना है? बोल देना है। देखिए सवाल 3 अब बड़ा कर देते हैं। सवाल 3 में आ जाइए, क्या कहता है? सवाल 3 है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है बुआ? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र धरती का तिलक, विद्वानों का घर एवं इंद्र के स्वर से भी सुंदर है। दामोदर गुप्त ने क्या कहा था पटना के बारे में? क्या नगर? धरती का तिलक, विद्वानों का घर और पटना नामक महानगर, पटना सॉरी इंद्र के स्वर से भी क्या है? ये सुंदर है। धरती का तिलक, विद्वानों का घर और इंद्र के स्वर से भी क्या है? सुंदर है। अगला सवाल में आ जाते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है कि पाटलिपुत्र की शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान पढ़ लिख के ख्याति हासिल किए थे। आइए, कहता है पाटलिपुत्र की शिक्षा का प्राचीन केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ लिख कर ख्याति हासिल किए, जैसे उपवर्षा, पाणिनि, पिंगल, बर्रुचि और पतंजलि। उपवर्षा होगा, उपवर्षा, पाणिनि, पिंगल, बर्रुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिखकर ख्याति हासिल किया था, इसलिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र कहा गया। 5वां सवाल में आइए। 5वां क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र के शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, और अशोक के समय में इस नगर का वैभव सुखी संपन्न था। सुखी समाज नहीं भाई, सुखी संपन्न, सुखी संपन्न था, सुखी संपन्न था। यानी किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, और प्रियदर्शन अशोक के समय में क्या था? अशोक के समय में सुखी संपन्न था। अगला सवाल में आ जाते हैं। आगे है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। तो पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव वही कौमुदी महोत्सव। देखिए क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र में शरद काल में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव समारोह बहुत ही समारोह होगा यहाँ पे, समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, और वहाँ के सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आज हम जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी तरह से वहाँ कौमुदी महोत्सव समारोह मनावल जाता था। तो आगे अगला सवाल है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को वहाँ जन्म स्थान न है, इसीलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है
कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से वहाँ क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है और वहाँ दर्शन के लिए तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं। 8वां सवाल है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो लेखक के विचार में प्राचीन पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से आज तक धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र रहा है ना। क्या बोले वो कि धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। पाटलिपुत्र में आज भी पटनेश्वरी यानी पटन देवी की पूजा की जाती है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक महत्व को धारण किया है ना, एक महान नगर रहा है। क्या है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो लेखक कौचे का है कि यह धार्मिक क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है, और क्या बोले कि सभी काल में महत्व को धारण किया है। चलिए एक सवाल है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के समय लेखक के क्या विचार है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा के समय में लेखक के बताया है कि बहुत समय तक यहाँ विद्वानों की सरस्वती परंपरा चलती रही और यहाँ अनेकों विद्वान पढ़ लिखकर ख्याति हासिल किए, जैसे वो वर्षावर्ष, पाणिनि, पिंगलबैर, रुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र क्या शिक्षा का एक महान केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ लिख ख्याति हासिल कर रहे थे। आइए लास्ट सवाल है जिसको अपना आप कुछ भी इसमें लिख दीजिएगा ना पाठ का बात तो सही हो जाएगा। क्या है देख लीजिए। कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कर दिए। भाई आप जो कुछ जानते हैं इसके बारे में लिख दीजिए, है ना। देख लीजिए, पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग से विशेष रूप से धारण करते हैं, आकर्षित करते हैं विदेशी यात्री। जो कुछ जानते हैं इस पाठ के बारे में आप इसमें लिख दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। जो कुछ जानते हैं इस पाठ के बारे में, जो कुछ याद आ रहा है, वर्णन ही तो कहा है, इस नगर का वर्णन कर दीजिए। जो कुछ इस पाठ का बात आपको याद आएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हमने इसको बहुत बढ़िया से पूरा अर्थ बताया, ऑब्जेक्टिव कराया, सब्जेक्टिव भी बता दिया। तो बढ़िया से देखिए, बढ़िया से तैयारी करिए, और हो सके अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिए और दोस्त ही भेज दीजिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।